मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, शेरशाह सूरी। बिना समय लॉस करे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आज उसका प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, तो हेडलाइन डाल लें आप कि शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ से हम लोग स्टार मार मार के लिखते चलेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ समझा देते हैं, आप लोग देख लें। चलिए, तो वीडियो थोड़ा अकेले बनाना पड़ता है तो सब सेटअप करना पड़ता है अपने। ठीक है, तो आप लोग से एक अनुरोध है कि थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस साथ जोड़ें, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि ये वीडियो बस आधे घंटे का है, लेकिन इसमें बहुत सारा समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। ठीक है, केवल आप लोग के लिए ये मेहनत करके हम आते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम 2023 में हो और अच्छे से हो और रिजल्ट भी हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो शेरशाह सूरी, देखिए ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो था बहुत ही व्यवस्था उसकी मतलब कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था वो अपने मतलब कि अपने साम्राज्य में किया हुआ था। ठीक है, अब ऐसा भी कहा जाता है कि यह जितना भी नियम कानून लगाया था उसी को सॉरी देखिए, यह जितना भी व्यवस्था लाया था वह सब क्या किया था, अकबर ही फॉलो कर लिया था। ठीक है, तो इस देखिए अकबर के समय में वो फॉलो करने से वो उसका ज़्यादा बेनिफिट हो गया। क्यों? वो ज़्यादा प्रचलित भी हो गया, क्योंकि अगर मान के चले कि अगर छोटा मोटा कोई भी इंसान कोई चीज़ अगर लेके आता है, ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर उसको अडॉप्ट कर लेता है तो उसका क्या होता है, उसका बहुत सारा प्रचार हो जाता है। तो जितना भी शेरशाह सूरी ने, आपको दिखाते चलेंगे कि शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में कितना मतलब जीवन में या अपने शासन काल में जो किया था उसी को अकबर ने फॉलो किया और वह मतलब उसको सक्सेसफुल तक ले गया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, एक बार पीसीएस में ऐसा सवाल पूछा गया है कि अकबर ने किसके मतलब कि किसके मार्गदर्शनों को फॉलो किया था। मार्गदर्शन मतलब क्या होता है कि प्रबल प्रशासन, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, यानी कि पथ प्रदर्शन। ठीक है, तो अकबर का पथ प्रदर्शन। ठीक है, अकबर का पथ प्रदर्शन यह था, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, यानी कि शेरशाह सूरी ने ही अपना शेरशाह सूरी का ही सारा मतलब नियम कानून इसने क्या किया था, तो इसीलिए इसने पथ प्रदर्शन, ऐसा पूछा जाता था कि अकबर का पथ प्रदर्शन कौन है, तो यह शेरशाह सूरी है। ठीक है, शेरशाह सूरी है। आगे चलिए, एक बार देखिए, एक बार ऐसा भी इसमें सवाल आया हुआ है पीसीएस में कि एक टोलड्रम, ठीक है, टोलड्रम नामक व्यक्ति टोलड्रम नामक विद्वान किसके शासनकाल में रहता था, तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहता था। इसके बाद पहले वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहा, फिर उसके बाद वह किसके शासनकाल में चला गया, तो अकबर के शासनकाल में वह चला गया। ठीक है, शेरशाह सूरी, अब आराम से समझिएगा, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रख दिया। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछे कि पाटलिपुत्रा का नाम किसने बदलकर पटना रख दिया, तो यह शेरशाह सूरी ने रख दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर
पटना, ठीक है, पटना रख दिया, ठीक है, आराम से समझ लिया कि अगर पाटलिपुत्र शहर पूछे तो उदाईन, अगर पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना किसने किया तो शेरशाह आपका सूरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसने जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, इसने अपने शासनकाल में जीटी रोड को ही बनवाया था। ये भी सवाल आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसने किसानों के साथ, देखिए अब होता क्या था कि किसानों के साथ ही सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग होता था। होता क्या था कि राजा ने फिक्स किया 100 रुपया, वह जाके बोलते थे कि 200 रुपया, ठीक है, तो किसान उन्हें 200 रुपया देते थे और वह राजा के पास कितना पहुंचाते थे, 100 रुपया पहुंचाते थे। तो ये 100 रुपये का बेनिफिट ये बीच में हो जाता था और जिससे किसान बहुत परेशान थे। तो इसने किसानों से कहा कि वह सीधा संपर्क हमारे से रख सकते हैं, जिसका व्यवस्था इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था रखा, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के लिए चालू किया और किसानों को यह रैयत कहकर पुकारने लगा, ठीक है, किसानों को यह क्या कहता था, रैयत कहकर पुकारता था, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने अब देखिए कर चोरी, जो टैक्स था, जो मैंने बताया कि अगर टैक्स लगाया जाता था, अभी मैं आपको बताऊंगा कि खेत का प्रक्रिया भी कैसे चलता था, तो टैक्स की चोरी हो इसलिए उसने भूमि मापने की व्यवस्था लाया, ठीक है, टैक्स की चोरी ना हो। अगला पॉइंट लिख लें, टैक्स की चोरी ना हो इसलिए इसने कौन सा जब्ती प्रणाली लाया, ठीक है, क्या लाया, जब्ती प्रणाली लाया। इस व्यवस्था में वह करता क्या था कि भूमि को नापा जाता था और जिसकी जितनी भूमि होती थी उस तरीके से उस पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो यहीं से एक सवाल पूछा जाता है कि पट्टा और काबुलियत, पट्टा और काबुलियत शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। अब यहाँ से इस पट्टा के बारे में समझ ले और काबुलियत के बारे में भी समझ ले, ठीक है। ये जब्ती प्रणाली लाया, इसी के अंतर्गत ये क्या लाया, पट्टा और ये काबुलियत। पट्टा में यह होता था कि राजा खुद लिख के देता था कि आपकी जमीन इतना है और इस पे आपको इतना टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और यह पट्टा सीधे कहाँ जाता था, किसानों के पास जाता था। अगर किसानों को ये चीज़ पसंद आ गया कि चलिए इतना टैक्स है, इतना हमको देना है, तो वह उधर से क्या लिखते थे कि कबूल है, मतलब कि इतना टैक्स हमें कबूल है। तो फिर वह पट्टा कहाँ चलाता था, राजा के पास चलाता था, ठीक है। तो यह क्या होता था कि फिक्स हो जाता था कि चलिए हमको इतना ही टैक्स देना है। अब ये क्या होता था कि अगर मान लीजिए हम राजा हैं, हमने किसी को बोला कि जाओ किसानों से टैक्स लेके आओ, वह जाके कहते थे कि नहीं 4000 की जगह 5000, ठीक है, वो 5000 देते थे, यहाँ आता था 4000। तो टैक्स की चोरी भी वहाँ होती थी। इसी टैक्स के चोरी के चलते जब्ती प्रणाली लाया और इस जब्ती प्रणाली में उसने पट्टा और काबुलियत लाया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस राजा ने पट्टा और काबुलियत चलाया था। तो पट्टा का मतलब आप समझ लिए और काबुलियत का मतलब भी समझ लिए, ठीक है, कि पट्टा का मतलब राजा द्वारा पूछा था पट्टा क्या है, तो राजा के द्वारा लिखित टैक्स के बारे में बताना उसको क्या कहता था, पट्टा। और जब उसी पट्टे पर किसान उसको अपने हस्ताक्षर या मुहर या अंगूठे लगाकर उसको कबूलियत कर लेते थे तो उसको क्या कहता था, काबुलियत, ठीक है। तो ये आपका होता था। चलिए तो भूमि का मापन, अब इसी में एक चीज होता था, देखिए टैक्स की चोरी कैसे होती थी कि मान के चले कि यह आपका कोई किसी का खेत है, ठीक है, यह किसी का खेत है, ठीक है। तो इसने दो तरीके का इसमें भी टैक्स लगा दिया, ठीक है, कि जो भूमि नपवाएंगे उसका टैक्स अलग रहेगा और जो भूमि नहीं नपवाएंगे उनका भी टैक्स अलग होगा। तो अभी अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ ले कि किस तरीके से खेत पे या भूमि पे आपको टैक्स लगता था उनके, ठीक है। मान के चले कि वो शेरशाह सूरी तो खुद नापने नहीं जाता होगा, ठीक है, कोई ना कोई वो अपना मतलब कि अधिकारी रखा होगा। वो अधिकारी क्या होता था कि जाते थे, ठीक है, जो जमींदार टाइप के इंसान होते थे, चाहे जो मतलब चालू किसान होते थे, वो उन लोगों को क्या करते थे कि आप ही कुछ पैसा ले लें, ठीक है, और आप क्या करें कि राजा के पास इतना जमीन है तो इसको 12 दिखा दे,
ताकि मेरा उपज ज़्यादा हो जाए। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप सोचिए कि ठीक है, मान के चले कि अगर हमारा खेती ये है, इतना बड़ा है, ठीक है, हमने कह दिया कि शेरशाह सूरी तो देखने आ नहीं रहा है, आप ही कुछ पैसा ले ले और हमारे खेत को इतना छोटा दिखा दे ताकि हमें टैक्स देना कम पड़े। जितनी जमीन रहती थी उसी के अनुसार उनको क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये तो अधिकारी से बोल देते थे, ठीक है। तो इसी के चलते उसने क्या किया कि भूमि जो नपवाते थे उनके लिए करीबाना टैक्स लाया, ठीक है, करीबाना टैक्स, ठीक है, करीबाना टैक्स लाया। जो अगर स्वच्छता से भूमि नपवा लेते थे तो उनको करीबाना टैक्स देना रहता था, ठीक है। जो भूमि नहीं नपवाते थे, ये क्या होता था, ये करीबाना टैक्स, भूमि मापन, ठीक है, भूमि मापन हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए आगे, जो ये तो भूमि नपवाते थे, लेकिन जो भूमि नहीं नपवाते थे उनके लिए मुहाबिलाना, ठीक है, भूमि माप, जो भूमि माप नहीं करवाते थे उनको मुहाबिलाना, मतलब कि आपको टैक्स देना होता था। वही चीज़ कि मान के चले कि आपका ज़मीन का क्षेत्रफल छोटा है, उसको 12 करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कभी आप पकड़े गए तो आपका क्या होगा, मुहाबिला, माने कि जितना आप बचाए उससे आपको 4 गुना टैक्स क्या करना है, दे देना है, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के समय देखिए, इसने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ थी, शिक्षा दीक्षा कहाँ पे लिया था, तो जौनपुर में लिया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का केंद्र, ठीक है, शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो जौनपुर। और इसी जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत का सिराज, यानी कि भारत का सर का ताज, ठीक है, सर का ताज। तो देखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। और आपसे अगर पूछ दे कि शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो यह आपका जौनपुर में था, ठीक है। यह बहुत ही फेवरेट सवाल है, जो जिस एग्जाम में आप बैठेंगे आपको ये दोनों सवाल कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है या शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का केंद्र कहाँ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चले। अब क्या था कि देखिए, थोड़ा सा मापने विधि पे अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो इसमें भूमि के जांच के लिए एक कांगो नामक अधिकारी की नियुक्त की गई थी। मतलब कि ये जो भूमि नापने का ये होता था, ये छूट गया था या इससे पहले हमको बताना चाहिए था, ठीक है। तो एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, उसका नाम क्या था, कानूनगो, ठीक है, कानूनगो, यानी कि भूमि मापने का अधिकारी, भूमि मापने की अधिकारी को कांगो कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, कांगो कहा गया। अब चलिए, अब आराम से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी अपने राज व्यवस्था में बहुत ही मतलब कि ढंग से, सूटेबल ढंग से मतलब कि चला रहा था। वो जान रहा था कि हमारे मतलब कि हमारे राज्य में, ठीक है, अमीर, मध्यम और गरीब तीनों टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, तीनों टाइप के लोग रहते हैं। और इन तीनों टाइपों के लिए उसने 3 तरीके का सिक्का चलाया। अमीर के लिए असरफी, ठीक है, इसके बाद मध्यम के लिए चांदी, और ये ठीक है
सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का चलाया, ठीक है। और ये सोने के सिक्का को असरफी कहा गया, चांदी के सिक्कों को दाम कहा गया, ठीक है। चांदी के सिक्के को रुपया और इसको दाम, ठीक है, दाम। तो अगर आपसे पूछता है कि असरफी नामक मुद्रा किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था अमीरों के लिए, और मध्यम वर्ग के लिए रुपया और गरीबों के लिए तांबा चलाया था, ठीक है। तो एक सवाल ऐसा पीसीएस वगैरह में आपसे पूछा जाता है हमेशा कि शेरशाह सूरी के समय चांदी और तांबे का रेशियो क्या था। तो यहाँ से आप मेंशन कर लेंगे कि ये आपका चांदी और ये आपका तांबा, ठीक है, ये क्या, तांबा। तो एक चांदी के सिक्का बराबर आपका 64 तांबा का सिक्का होता था। कितना होता था? एक चांदी के सिक्के के बराबर 64 तांबे का सिक्का होता था। आगे चल के हम लोग अकबर में पढ़ेंगे कि ये रेशियो बदल भी जाता है, लेकिन अभी हम लोग शेरशाह सूरी पढ़ रहे हैं, तो शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग जान लें, ठीक है। समझ गए कि इसने अपने शासन काल में 3 तरीके के सिक्के चलाए। अमीर के लिए सोने के सिक्का असरफी, मध्यवर्गीय के लिए आपका चांदी का सिक्का रुपया, और गरीब लोगों के लिए तांबे का सिक्का दाम, ठीक है। तो ये आप अपना देख ले। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय तांबे का जो सिक्का चलाया गया है उसे क्या कहा जाता था, तो उसे दाम कहा जाता था, ठीक है। उसे क्या कहा गया, तो दाम कहा गया, ठीक है। इसने दिल्ली में एक किला एक कुनहा दिल्ली में, इसने दिल्ली में किला ए कुनहा नामक क्या मस्जिद बनाया, क्या बनाया, मस्जिद बनाया, ठीक है। किला एक कुनहा नामक इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि शेरशाह सूरी के समय इसका प्रशासन, मतलब कि एक इतिहासकार कहता है कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत, मतलब कि कोई अगर बूढ़ी औरत रात में भी 12 बजे रात में भी अगर सोने की टोकरी लेकर अगर जाते रहे, फिर भी किसी का मजाल नहीं है कि उससे वो छीन ले या चोरी कर ले, ठीक है। इस तरीके से इसने अपना शासन व्यवस्था चला के रखा था, ठीक है। इतना डर जो भी था सब करके रखा था कि कोई भी अगर एक बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी अगर सोने की टोकरी रात में लेके जा रही है तो उसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज के समय में, ठीक है, अगर कोई औरत सोने के टोकरी तो छोड़ दीजिए, कोई औरत अगर रात में निकल जाए तो औरत ही गायब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इतनी देखिए, तो अब ये सब चीज है, ये पढ़ लिए। अब इसके समय में, ठीक है, इसके समय में पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। इसका कठोर न्याय, अब क्योंकि यह कहा जाता था चोरी करने से हाथी काट लेता था, इस तरीके से इसके पास क्या था, दंड व्यवस्था का बहुत ही कठोर नियम कानून से करवाता था। अब ये चीज जो है, उस शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ, अगर कोई अमीर या गरीब अगर मेरे सिंहासन के दाहिने और बाएं भी बैठते हैं तो उन लोगों को मैं 2 नज़रों से नहीं बल्कि एक ही नज़र से देखूंगा। अगर अमीर के लिए बैठने के लिए कुर्सी है तो गरीब के लिए भी बैठने के लिए कुर्सी रहेगा, ठीक है। तो यह शेरशाह सूरी ने अपने पूरे शासन काल की व्यवस्था में आपको बताया था, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये अपने गरीब और अमीर लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करता था, सब कुछ सेम, मतलब कि सबको समान नज़र से देखता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि शेरशाह सूरी के बारे में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह सब कुछ आप देख लिए। अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा अकबर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ मैं अकबर पढ़ा देता हूँ, समय है मेरे पास, ठीक है, समय है, अगर मैं चाहूँ तो आपको पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब अकबर पढ़ाऊँ तो आपको एक सूटेबल ढंग से पढ़ाऊँ ताकि आपको एक सीक्वेंस बने, ठीक है। क्योंकि आप शेरशाह सूरी पढ़ते पढ़ते अचानक अकबर आ जाए तो थोड़ा सा मतलब कि आप अनबैलेंस हो जाएंगे। तो शेरशाह सूरी में आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सभी भाइयों लोगों से, सभी बच्चों, सभी लड़कों से मेरी एक ही चीज़ अनुरोध है कि देखिए, इतने मेहनत करके, ठीक है, लाइट रहे ना रहे टाइम टू टाइम में आ जाता हूँ, ठीक है, इतना सेटअप करके अकेले,
ठीक है, आपको किसी दिन मैं दिखाऊंगा, अकेले मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, अकेले लाइव आके यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसके एवज में आप लोग थोड़ा रिस्पांस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों से, सब लोगों से कहूँगा कि थोड़ा रिस्पांस दें, ठीक है, इस वीडियो के साथ जुड़े, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को इस वीडियो के साथ जोड़ें, ठीक है। अपने दोस्त महीन जो भी सर्किल के लोग हैं सभी लोगों को जोड़ें। अरे क्या लग रहा है, यहाँ पैसा थोड़े लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप पैसा जहाँ लग रहा है वहाँ भी पढ़िए, लेकिन एक बार यहाँ से प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के देखें कि आपको मतलब कि कोई अच्छा चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ना मिले तो पैसा थोड़े लग रहा है कि आप यहाँ पे बंधे हुए हैं, आराम से फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई नहीं है, लेकिन एक बार आप जुड़ के देखें, आपको टॉपिक समझ में आती है कि नहीं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मैं हमेशा बताता हूँ सभी लोगों को कि आपको पढ़ने का तरीका भी अपनाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको 6 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट हो सके। क्योंकि अगर 1 साल आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप इतना अपने आप में मतलब कि सिक्योर हो जाएं कि आप कम से कम 1.5 लाख लड़के से पीछे हो रहे हैं प्रत्येक साल, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अभी हम 6 घंटा पढ़ लें, और पढ़ने का शेड्यूल आप अपने से बना सकते हैं। और एक चीज़ और, बच्चे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर उनकी जो टॉपिक स्ट्रांग होती है, जैसे मैथ स्ट्रांग है तो वो केवल मैथ ही बनाते हैं, दिन रात मैथ ही पे भी रहते हैं। तो केवल मैथ से रिजल्ट नहीं होने वाला है, आपको सब चीज़ पढ़ना है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, सब कुछ, कंप्यूटर सब कुछ आपको पढ़ना है। तो एक शेड्यूल बनाए, माइंड में शेड्यूल बनाए, ना कि दीवार पर चिपका के शेड्यूल बनाए, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तरफ से आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें।